आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चौथे लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के प्रीवियस 3 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो सेकंड लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, जो कि एग्जाम के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, कैरियर के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग के जो एग्जाम में अगर वो पूछेगा तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछेगा। जो मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर था वो मेरा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि हम लोग के एमईए में भी पढ़ना है और मॉस में भी पढ़ लिए। चलिए आज के लेक्चर जो है वो मॉस का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हम लोग को मॉस में मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे ज्यादा जो भी चीज पढ़ना है तो पढ़ना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, जिसमें मेरा आज का पहला टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में जानने से पहले जो बच्चे अभी तक मेरे इस चैनल पर नए हैं, कृपया प्रीवियस 3 लेक्चर देखने के बाद इस लेक्चर को देखें, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे रेसिस्टिंग फोर्स, कि रेसिस्टिंग फोर्स क्या होता है। तो जरा सा देखिए, मान लेते हैं बाबू ये कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होगा, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होगा। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, दोनों बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स भी एक तरह का फोर्स लगाता, और उस मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग फोर्स करने का मतलब कि किसी भी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर पर जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे बाबू, रेसिस्टिंग फोर्स। और जो ये रेसिस्टिंग फोर्स होगा ऑब्जेक्टिव में आता है, कैसा फोर्स होगा बाबू, इंटरनल फोर्स होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि रेसिस्टिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ इन ऑफ दिस। तो कैसा फोर्स होता है बाबू, इंटरनल फोर्स। उससे पहले चलिए आप मैकेनिक्स का डिफिनेशन को पढ़ते हुए क्या लिखा है। तो लिखा एवरी मटेरियल इज मोर और लेस इलास्टिक इन नेचर, सो व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट्स अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, एंड व्हेन द बॉडी अंडरगोज deformation its molecules offer some resisting deformation. This resisting to deformation per unit cross section area is known as stress. कहने का मतलब हम लोग जाने हैं, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि कोई बॉडी होता है उसका अपना क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। मतलब अलग अलग बॉडी का अलग अलग इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब, इलास्टिक लिमिट का मतलब कि किसी भी बॉडी का लोड सहने की क्षमता। जैसे मान लेते हैं बाबू ये मेरा मार्कर है, इस पर हम लोग लोड लगाते जा रहे हैं, इसका कैपेसिटी है 100 न्यूटन सह सकता है, और 100 न्यूटन के बाद अगर जो लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मतलब 100 न्यूटन जो है ना, इस बॉडी का क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाइड करते हैं, तो उसके पर यूनिट एरिया में, उसके पर यूनिट एरिया में उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है उसी का बोलते हैं स्ट्रेस। कहने का मतलब कि किसी बॉडी के चाहे स्ट्रक्चरल मेंबर के पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ, वही मेरा क्या कहलाता है, स्ट्रेस। और भी डिफिनेशन देख सकते हैं कि किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर के एक यूनिट एरिया में उसके मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ उसी को क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रेस। स्ट्रेस का डिफिनेशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक यूनिट एरिया में किसी बॉडी के द्वारा जो मेरा क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए रेसिस्टिंग फोर्स समझ में आ गया कि क्या करते हैं बाबू, जब किसी भी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर पर क्या करते हैं बाबू, फोर्स या लोड को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल लोड, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब हम लोग स्ट्रेस को हम लोग जरा सा समझते हैं फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार ले लेते हैं। प्रिज्मेटिक बार जो होता है बाबू मेरा 3D होता है,
जो हम लोग प्लेन के रिस्पेक्ट में 2D पढ़ते हैं। चलिए, तो प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब जरा सा ध्यान दीजिएगा, प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब आप लोग रड देखे होंगे, रड 2 mm, 5 mm, 10 mm कहने को सब कहीं से भी काटेंगे तो मेरा उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 5 mm का रड है, कहीं से भी काटे हैं तो उसका जो गोलाई होगा कितना रहेगा, 5 mm रहेगा। 10 mm का रड है, कहीं से भी काटेंगे तो उसका गोलाई कितना रहेगा, 10। जैसे मार्कर है, इसको यहाँ से भी काटेंगे तो इसका गोलाई ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से भी काटेंगे तो इसका गोलाई ज्यों का त्यों रहेगा। तो कहने का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बार। तो चलिए बाबू प्रिज्मेटिक बार का 3D शेप को बनाते हैं। चलिए, चलिए बाबू, ये मेरा क्या हुआ, प्रिज्मेटिक बार, जो कि क्या है 3D शेप में है। यहाँ पर मान लेते हैं एक हम सेक्शन काट लेते हैं जहां पर वर्क करना है। तो बाबू चलिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन को काट लेते हैं। सेक्शन के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, बहुत सारे हजारों करोड़ों की संख्या मान लेते हैं क्या है, मॉलिक्यूल्स। इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं P बाहर की तरफ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। मान लेते हैं बाबू, ये मान लेते हैं कोई मेरा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका नाम क्या है, ए है। इसमें हजारों करोड़ों की संख्या मेरा क्या है बाबू, मॉलिक्यूल्स है। इस पर हम लोग ओनली फॉर एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक तरफ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब जरा सा देखिएगा, अगर इसको हम लोग इधर की तरफ खींच रहे हैं, ये तो खींचा जाएगा, मतलब यहाँ पोजीशन ए है तो घिस के कहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हम लोग जहां पर पोजीशन में ओनली फॉर चेंजिंग आएगा, तो कहने का मतलब कि पोजीशन में चेंजिंग के बारे में हम लोग को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में नहीं पढ़ना है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में उसके पोजीशन के चेंजिंग के बारे में ना पढ़ के उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या चेंजिंग आ रहा है या कितना खिंचाव हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर में कितना तनाव आ रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वही मेरे क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहने का मतलब कि इस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं, इस बॉडी के शेप, साइज, आकार, प्रकार में क्या चेंजिंग आ रहा है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अगर इसका ओनली पर पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है तो हम लोग इसका स्टडी किस में करते थे बाबू, ओनली मैकेनिक्स में करते थे, कोई दिक्कत का। तो चलिए मान लेते हैं जो मेरा प्रिज्मेटिक बार है ये रबर का है, किसका है, रबर का है बाबू। चलिए तो मान लेते हैं रबर का प्रिज्मेटिक बार है, इसको दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो मेरा फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम होगा रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू, रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए बाबू कह रहे थे कि जो मेरा प्रिज्मेटिक बार है रबर का, जितना भी इलास्टिक लिमिट, जो मेरा इलास्टिक बॉडी होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो मेरा फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। कोई दिक्कत का। रेसिस्टिंग फोर्स कहने का मतलब जब भी रेसिस्टिंग फोर्स का बात आएगा वह मेरा लगेगा सॉलिड स्ट्रक्चरल मेंबर के बीच। जरा सा आप चलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स के ऊपर। चलिए बाबू मान लेते हैं मेरा ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमको वर्क करना है तो क्या कर लेते हैं, सेक्शन को काट लेते हैं। तो एक्स है और वाई है। इस सेक्शन को अगर काटे हैं इसका हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए इसका हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं FBD तो ऐसा आएगा और ऐसा आएगा और इधर भी लोड और इधर भी लोड लगेगा दोनों तरफ। इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होगा आपस में क्या लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स बाबू कैसा फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। रेसिस्टिंग फोर्स कैसा ऑब्जेक्ट में लगता है बाबू, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब हम लोग जरा सा ध्यान देंगे बाबू, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग जरा इसके ध्यान देते हैं एसआई यूनिट के ऊपर। किसके ऊपर ध्यान देता है, एसआई यूनिट के ऊपर। जरा सा ध्यान दीजिए कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पढ़ने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला या टर्म के रूप में उस टर्म को लिखते चलते हैं। चलिए तो कहने का मतलब बाबू अब हम लोग यहाँ से डिफिनेशन मिल सकता है किसका, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टिंग
फोर्स बाय रेसिस्टिंग एरिया। रेसिस्टिंग, चलिए रेसिस्टिंग एरिया कहने का मतलब जो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलस के थ्रू जो इसका ये एरिया हुआ इसी को बोलते हैं रेसिस्टिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई दिक्कत क्या? चलिए जो मेरा रेसिस्टिंग फोर्स होता है, रेसिस्टिंग फोर्स ये तरह से क्या किया जाता है बाबू? अप्लाइड होता है, अप्लाइड फोर्स होता है। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सके हैं कि अप्लाइड फोर्स को ही क्या बोलते हैं बाबू? लोड। या इसको बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स मेरा क्या कहलाता है बाबू? लोड। तो कहने का मतलब स्ट्रेस का एक और टर्म में डिफिनेशन हो सकता है लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत क्या? एरिया रेसिस्टिंग एरिया को और एक नाम दे सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए तो हम लोग पढ़ लिए कि स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या होता है बाबू? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स टू द रेसिस्टिंग एरिया। चाहे पर यूनिट रेसिस्टिंग एरिया में कितना रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ उसी का बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। या कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना लोड मेरा डेवलप हुआ उसी को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। कहीं कहीं बच्चा लोग बोलते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जरा सा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। चलिए तो कोई बच्चा है फोर्स अपॉन एरिया तो कोई पूछ देगा कि क्या प्रेशर बराबर बताइए क्या होता है? तो प्रेशर बराबर भी हम लोग पढ़े हैं बाबू क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो फिर टीचर पूछ देगा तब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस का भी आप लोग डिफिनेशन बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया है और मेरे प्रेशर का भी डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे मेन डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में। इसमें जो जनरेट होता है स्ट्रेस वो हमारा जो जनरेट होता है ये होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है बाबू? स्ट्रेस जनरेट होता है। और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मेरा क्या जनरेट होता है बाबू? प्रेशर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? स्ट्रेस का डिफिनेशन पढ़े कि स्ट्रेस क्या होता है बाबू? तो बोले कि एक यूनिट एरिया में किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर के थ्रू कितना रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप किया गया तो वो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू रेसिस्टिंग फोर्स बाय रेसिस्टिंग एरिया, या बोल सकते हैं लोड अपॉन एरिया। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए लोड को किससे सूचित करते हैं? P बाई A। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्ट्रेस को डिनोट किससे कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, जरा सा ध्यान दीजिए, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। किससे बाबू? सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। चलिए तो कोई पूछेगा कि स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं जी? तो स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस के एसआई यूनिट के बारे में। चलिए ये जितना भी पॉइंट लिखाएंगे अभी सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है बाबू? लोड अपॉन एरिया। लोड के क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस केजीएफ, केजीएफ अपॉन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस, चलिए बाबू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा हम इसको हायर यूनिट के बारे में जानते हैं। हायर यूनिट या उसका बोलते हैं बिगर यूनिट, बिगर यूनिट। ये यूनिट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करते आएंगे? हायर यूनिट का। कहने का मतलब कि 1 किलो, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका ये सब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए तो कोई पूछेगा 1 किलो पास्कल इक्वल टू कितना होता है? तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 पास्कल, या इसको बोल सकते हैं 10 का पावर 3 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कोई पूछ देगा, चलिए तो 10⁶ पास्कल या 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछ दे 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल और 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1000 mm, कहने का मतलब 10⁻³ mm। चलिए तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 10⁶ mm स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग पढ़े 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मेगा पास्कल इक्वल टू, अब अभी क्या पढ़े, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁶ न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर बाबू, 10⁶ mm स्क्वायर। चलिए मीटर स्क्वायर की जगह 10⁶ mm स्क्वायर, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मेगा पास्कल इक्वल टू बाबू कितना, बोलिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब 1 गीगा पास्कल इक्वल टू क्या जानते हैं, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए 10⁹ न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना mm बाबू, 10⁶ mm स्क्वायर। 6 तक कितना हो जाएगा बाबू, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए कुछ नहीं करेंगे, ये जो मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट यूनिट है ये आप लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो न्यूमेरिकल सेशन में सभी चीज का चेंजिंग आना चाहिए। अगर वहां पर ये सब चीज नहीं आएगा तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं बाबू, एक लाइन में सबको सजा कर लिख देते हैं और आप लोग अपने नोट कॉपी पर उतार लीजिएगा। ये नहीं वेट कीजिएगा कि पीडीएफ आएगा तब इसका वेट करेंगे, क्योंकि हम जितना भी है इसका डिफिनेशन के साथ हम इसी बोर्ड पर ही लिखते चलते जा रहे हैं। चलिए हम लोग जब भी अब हम लोग पीडीएफ अप्लाइड करेंगे, कुछ लड़का क्या होता है वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करेंगे पीडीएफ अप्लाइड करेंगे। इस लेक्चर के बाद वाले वीडियो में इसका पीडीएफ अप्लाइड कर देंगे। चलिए अब जरा सा बाबू आप लोग ध्यान दीजिए, एक जगह पर इस सभी चीज को लिखते हैं जो कि आप लोग याद करने में आसानी और नोट करने में भी आसानी हो। चलिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिए, पहला में स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन रेसिस्टिंग एरिया, या बाबू क्या पढ़े, लोड अपॉन एरिया, जिसको P बाई ए बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या। ये साइनेट क्या पढ़े, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या। चलिए MKS यूनिट क्या पढ़े बाबू, MKS यूनिट पढ़े kgf बाई मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या। CGS यूनिट क्या पढ़े बाबू, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हायर यूनिट में क्या पढ़े हैं बाबू, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ पास्कल या 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए 1 मेगा पास्कल इक्वल टू क्या पढ़े बाबू, 10⁶ पास्कल या 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब भी हमें उसको mm में चेंज किए 10⁶ न्यूटन, mm का जगह 10⁻6 mm स्क्वायर। चलिए तो आया था 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल इक्वल टू क्या पढ़े बाबू, 10⁹ पास्कल मतलब 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको जब हम लोग चेंज किए mm स्क्वायर में तो 10⁹ न्यूटन पर 10⁻6 mm स्क्वायर।
चलिए 10 के पावर 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm²। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग स्ट्रेस को डिनोट किससे करते हैं, तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब कोई पूछेगा कि स्ट्रेस का क्वांटिटी क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और स्ट्रेस का। तो ऑप्शन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शन में जानते हैं बाबू क्या करेगा, वेक्टर रहेगा, चलिए स्केलर रहेगा और टेंशन रहेगा। तो हम लोग क्या मारेंगे बाबू, टेंसर मारेंगे। क्या मारेंगे, टेंसर। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस, क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस टेंसर, टेंसर। अब हम लोग का पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंसर क्या होता है। तो हम लोग जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं कि जिस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनिट या इनडिफिनिट तरीका से क्या कर सकते हैं बाबू, डिराइव कर सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, चाहे डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग दो तरह के क्वांटिटी पढ़ना था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन नहीं होता था, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था तथा वह वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता था। कोई दिक्कत का नहीं ना। जब हम लोग टेंसर क्वांटिटी में चलेंगे तो टेंसर क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, बट वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करके सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करेगा। जिसे ध्यान दीजिए, जैसे आगे 10 मेगा पास्कल प्लस 20 मेगा पास्कल, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मेगा पास्कल। ये नहीं कीजिएगा कि इसको वेक्टर एडिशन रूल पर फॉलो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़े कि टेंसर क्या होता है बाबू, तो स्ट्रेस का क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लेन में जो लोड लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रकार का स्ट्रेस होता है। तो जो मेरा पहला स्ट्रेस है बाबू, सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट। सिंपल स्ट्रेस में तीन तरह का स्ट्रेस को पढ़ना है। टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें सिग्मा टी से इसको डिनोट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसमें सिग्मा सी से इसको डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस जिसको टाउ, इस वर्ड को पढ़ते हैं टाउ, इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं टाउ, याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो हम लोग लोड का जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे बाबू टेंसाइल लोड। किसके बारे में, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड कहने का मतलब देखिए जरा सा, ये मान लेते हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा परपेंडिकुलर लोड लगता था, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के वजह से किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं बाबू, टेंसाइल स्ट्रेस। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। कहने का मतलब कि टेंसाइल लोड की वजह से किसी भी बड़ी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं बाबू, टेंसाइल स्ट्रेस। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत, आप चलते हैं कंप्रेसिव। यह क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसी के डायरेक्शन में लग जाएगा बाबू। कंप्रेसिव का मतलब दाबना, कंप्रेसिव का मतलब दाबना। तो कहने का मतलब कि कंप्रेसिव लोड की वजह से किसी बड़ी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लोड अच्छा से पढ़े तो स्ट्रेस को डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़े टेंसाइल स्ट्रेस। तो कहने का मतलब टेंसाइल लोड की वजह से किसी बड़ी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस तो क्या बोले हैं बाबू, कंप्रेसिव लोड की वजह से किसी बड़ी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर इस बॉडी में मेरा मान लेते स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस को बोल देंगे क्या बाबू, सिग्मा सी, इसको बोल देंगे सिग्मा टी। कोई दिक्कत का है ना। चलिए अगला जो है मेरा शियर स्ट्रेस। तो हम लोग पढ़े थे शियर लोड। शियर लोड क्या बोले थे बाबू, कि किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर के जो पैरेलल जो लोड लगता था उसको बोलते थे शियर लोड। जरा सा ध्यान दीजिए, ये मान लेते मेरा स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसके पैरेलल जो लोड लगता था इसको बोलते थे शियर लोड। इस लोड के थ्रू किसी भी बड़ी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा
उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। कहने का मतलब कि शियर लोड के थ्रू किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे बाबू? शियर स्ट्रेस। चलिए, ये दोनों स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं और शियर स्ट्रेस को बाबू टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, दूसरा जो है मेरा, पहला था क्या बाबू? डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस में हम लोग को बाबू पढ़ना है बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि अलग चैप्टर भी बन जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, या चैप्टर का नाम ही रहेगा टॉर्सन स्ट्रेस। ये भी हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस को भी हम एक अलग चैप्टर के नाम से ही पढ़ेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से सूचित कर रहे हैं, इसमें बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्सनल स्ट्रेस में हम लोग इसको टाउ टी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत क्या? तो बेंडिंग स्ट्रेस करने का मतलब जरा सा ध्यान दीजिए, ये मेरा सिंपल स्ट्रेस करने का मतलब क्या करता था बाबू? डायरेक्ट लगता था, लोड के डायरेक्शन में मेरा क्या होता था? स्ट्रेस जनरेट होता था। तो करने का मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, मान लेते लोड इधर की तरफ लग रहा है, तो ये मेरा स्ट्रेस जनरेट करेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब मेरा स्ट्रेस ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि लोड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होता है उसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। लोड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच इज जनरेटेड टू द अपोजिट ऑफ लोड इज कॉल्ड कौन स्ट्रेस बाबू? बेंडिंग स्ट्रेस। अब चलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल का मतलब घुमाना। जैसे मान लेते हैं बाबू ये मेरा क्या है? सिलेंड्रिकल पथ। चलिए, मान लेते ये मेरा हैंड है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। टॉर्सनल स्ट्रेस, ये मेरा क्या है? हैंड है। इसको हम लोग घुमाना चाह रहे हैं, घुमाना, लेकिन स्ट्रेस की वजह से पूरा तरह से नहीं घूम रहा है, तो इसमें जो मेरा स्ट्रेस लग रहा है उसी स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बाबू? टॉर्सनल स्ट्रेस। कहने का मतलब हम इसको घुमाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है? जो स्ट्रेस है इसको पूरी तरह से घूमने नहीं दे रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है ना, उस स्ट्रेस का नाम है क्या? टॉर्सनल स्ट्रेस। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, अगला है मेरा कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस कहने का मतलब ये कि दो या दो से अधिक लोड के थ्रू जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? कंबाइंड स्ट्रेस। जरा सा हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं बाबू ये मेरा क्या है? एक मान लेते बॉडी है, चाहे स्ट्रक्चरल मेंबर है, जो बीचों बीच लगता था परपेंडिकुलर, उसको तो नॉर्मल बोलते थे, चाहे एक्सियल बोलते थे, लेकिन जो एक्सिस से थोड़ा हट कर लगता था इसको बोलते थे इसेंट्रिक लोड। चलिए, इसेंट्रिक लोड की वजह से किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को बोलेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। कोई दिक्कत क्या? इसेंट्रिक लोड की वजह से किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को बोलेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला मेरा बांटा गया बाबू अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसके अकॉर्डिंग बांटा गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। पहला किसके अकॉर्डिंग? अप्लाई टू द लोड के अकॉर्डिंग बांटा गया था। दूसरा मेरा बांटा गया क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग। पहला है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कहने का मतलब देखिए बाबू, मान लेते ये मेरा क्या है? बॉडी है, तो ये स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो लगेगा, लेकिन ओरिजिनल एरिया के थ्रू जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। ओरिजिनल एरिया के थ्रू जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब है मेरा ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस करने का मतलब आपको ट्रू एरिया आना चाहिए। ट्रू एरिया का मतलब टी। चलिए, ये मान लेते हैं टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए टी। तो ए टी इक्वल टू करने का मतलब ट्रू जो मेरा क्या होगा? ट्रू जो मेरा एरिया होगा, कहने का मतलब ओरिजिनल एरिया में कुछ क्या रहेगा? डेल्टा, मतलब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू एरिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े बाबू? स्ट्रेस को बहुत अच्छा तरह से हम लोग क्या किए? डिफाइन किए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस को पढ़ लिए। आगे के लेक्चर में पॉइंट बाय पॉइंट इसका हम लोग बहुत ही अच्छा से डिस्क्राइब करते चलेंगे। चलिए, आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।